मैं डॉक्टर ज्ञानंजय द्विवेदी, दर्शन शास्त्र विभाग, भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा। आज मैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों को उनके चतुर्थ पेपर के अंतर्गत अधिनीति शास्त्र नामक विषय पर मेटा इथिक्स जिसे कहा जाता है, इंडियन एंड वेस्टर्न इथिक्स के अंतर्गत उनका अधिनीति शास्त्र के अंतर्गत मूर के विचारों के बारे में मैं कुछ प्रकाश डालना चाहूंगा। सर्वप्रथम मैं ये बताऊं आप लोगों को कि ये जो मेटा इथिक्स है ये हमारे आदर्श मूलक नीति शास्त्र से या परंपरागत नीति शास्त्र से कैसे अलग है। ये पेपर इंडियन और वेस्टर्न, भारतीय और पाश्चात्य दोनों प्रकार के नीति शास्त्रों का यहाँ पर आपके नीतिज्ञों के विचारों को यहाँ पर आप लोगों को जानना है। तो बेसिकली पाश्चात्य नीति शास्त्री जैसे मूर हो गए, एयर हो गए, ब्रेथवेट हो गए, हेयर हो गए, या जो आपके पाठ्यक्रम में मूर का जो यूनिट 5 में विचार दिया गया है, मूर का कंसेप्ट ऑफ गुड और क्या बोलते हैं प्रकृतिवादी तर्कदोष, नेचुरलिस्टिक फैलेसी, ये विशेष रूप से मैं आप लोगों को बताऊंगा। सर्वप्रथम मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मेटा इथिक्स यानी अधिनीति शास्त्र है ये हमारे आदर्श मूलक नीति शास्त्र से किस प्रकार से भिन्न है। आप लोगों को ये जानना चाहिए कि प्रत्येक काल में, प्रत्येक देश में, प्रत्येक परिस्थिति में मानव जीवन के बहुत से निर्धारित तत्व होते हैं। ऐसे में मानव जीवन को निर्धारित करने का एक महत्वपूर्ण तत्व मानव जीवन के नीति निर्धारित तत्वों से भी नीति निर्धारित तत्वों की भी समस्या आती है। आपको जानना चाहिए कि मानव जीवन के नीति निर्धारित तत्वों को निर्देशित करने के लिए, उसको सही ढंग से व्याख्यायित कीजिए, मानव जीवन से संबंधित नैतिक मूल्यों की व्याख्या के लिए ही नीति शास्त्र का अभ्युदय। एक शास्त्र के रूप में नीति शास्त्र अभ्युदित होकर के, विकसित होकर के सही माने में वो अपने दायित्वों का निर्वहन भी करता रहा है। यानी प्रत्येक युग में, प्रत्येक देश में, प्रत्येक काल में मानव जीवन के लिए वो नीति निर्धारित तत्वों की व्याख्या करता रहा है। उसके नैतिक मूल्यों को, उसके जो मानव जीवन के जो निर्धारित नैतिक तत्व हैं उनकी व्याख्या करता रहा है, उसके बारे में बताता रहा है। कोई भी युग हो, रामायण काल हो, महाभारत काल हो, हम पाते हैं कि सब हर एक युग में, हर एक काल में जो नीति निर्धारित तत्व रहे हैं उन्हीं से मानव जीवन या मानव निर्देशित होता रहा है। और ये नीति शास्त्र का दायित्व भी है कि वो प्रत्येक देश, प्रत्येक काल, प्रत्येक समय में जो मानव जीवन का जो नीति निर्धारित तत्व है उसके जो व्यवहारिक पहलू हैं उसको निर्देशित करे। लेकिन मानव की विवेकशीलता, मानव एक विवेकशील प्राणी है, उसकी विवेकशीलता उसे इस बात के लिए भी प्रेरित करती है कि किसी देश, किसी काल, किसी परिस्थिति में जो स्थापित ये नैतिक मूल्य हैं क्या वे अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर रहे हैं या नहीं। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये नैतिक मूल्य स्थापित किए गए थे, मानव जीवन के नीति निर्धारित तत्वों को निर्देशित करने के लिए जो ये मूल्य स्थापित किए गए थे, क्या वे सही मायने में आज के देश, काल, परिस्थिति में वे मानव जीवन को निर्देशित कर रहे हैं कि नहीं। मनुष्य की विवेकशीलता उसे इस बात के लिए बाध्य करती है कि वह किसी भी देश, काल, समय में स्थापित नैतिक मूल्यों का मूल्यांकन करे, उसका विश्लेषण करे, उसका मूल्यांकन करके देखे और ये बताए कि क्या उस समय के स्थापित ये नैतिक मूल्य आज ये मानव के या मानव जीवन के नीति निर्धारित तत्वों को सही ढंग से निर्देशित कर रहे हैं कि नहीं, मानव जीवन को सही ढंग से नैतिक मूल्य प्रदान कर रहे हैं कि नहीं। तो विवेकशीलता का ही परिणाम है कि मानव
अब स्थापित नैतिक मूल्यों को उसका मूल्यांकन करता है, उसका विश्लेषण करता है, आवश्यकता पड़ने पर उसकी आलोचना भी करता है। तो आप कह सकते हैं कि जो ये नीति शास्त्र, आदर्श मूलक नीति शास्त्र जो स्थापित ये मूल्य है, उसका मूल्यांकन करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए जो श्री गणेश हुआ, उसे हम अधिनीति शास्त्र कहते हैं। ये मूल्यों का मूल्यांकन करता है, इसलिए मूल्यांकन नीति शास्त्र। विश्लेषण करता है, विश्लेषणात्मक नीति शास्त्र, या आलोचना करने के कारण इसको हम आलोचनात्मक नीति शास्त्र भी कह सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि मानव जीवन को निर्देशित करने के लिए जिन नैतिक मूल्यों की आवश्यकता होती है, जो नैतिक मूल्य होते हैं, उसकी सही मायने में व्याख्या आदर्श मूलक नीति शास्त्र ही करता है। यानी शुभ प्रत्यय, उचित प्रत्यय, हमारा कर्तव्य, इन सब की व्याख्या, इसकी स्थापना आदर्श मूलक नीति शास्त्र ही करता है। लेकिन इन स्थापित नैतिक मूल्यों का मूल्यांकन, उसका विश्लेषण, मूल्यांकन और विश्लेषण करने का काम अधिनीति शास्त्र के अंतर्गत होता है, अधिनीति शास्त्री करते हैं। तो स्थापित जो हमारे नैतिक मूल्य हैं, यानी मानव जीवन को निर्देशित करने के लिए जो नैतिक मूल्य शुभ है, उचित है, कर्तव्य है, इस सब की व्याख्या, इस सब की स्थापना तो आदर्श मूलक नीति शास्त्र ही करता है, और उसके मूल्यांकन का काम अधिनीति शास्त्र करता है। तो आप ये कह सकते हैं कि मानव जीवन को समुन्नत हम नैतिक मूल्य दोनों, यानी आदर्श मूलक नीति शास्त्र और आपका अधिनीति शास्त्र मिलकर के करता है। अधिनीति शास्त्र के अभ्युदय को आप नीति शास्त्री क्रांति के रूप में भी ले सकते हैं। एक नीति शास्त्री क्रांति क्या है कि जो स्थापित हमारे नैतिक मूल्य थे ट्रेडिशनल, परंपरागत रूप में, उसका मूल्यांकन करने के कारण, उसका विश्लेषण करने के कारण इन विचारकों के विचार को हम एक नीति शास्त्री क्रांति के रूप में समझ सकते हैं, क्रांति के रूप में ले सकते हैं। ऐसे अधिनीति शास्त्र का अभ्युदय 18वीं शताब्दी में जॉर्ज बर्कले और डेविड ह्यूम के विचारों में ही हो चुका था। लेकिन सुव्यवस्थित रूप से अधिनीति शास्त्र का अभ्युदय और सुव्यवस्थित रूप से उसका विकास 20वीं सदी के दार्शनिक मूर के नैतिक विचारों में हमें मिलता है। अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया इथिका में मूर ने इन नैतिक मूल्यों का मूल्यांकन किया, विश्लेषण किया, और मूल्यांकन और विश्लेषण करने के क्रम में ये बताया कि शुभ जो है वो अपरिभाष्य है। शुभ अपरिभाष्य का आशय है कि शुभ की परिभाषा नहीं की जा सकती। हमारा जो आदर्श मूलक नीति शास्त्र है, या हमारा जो परंपरागत नीति शास्त्र था, जिसमें शुभ की बहुत सारी व्याख्याएं की गई, शुभ को विभिन्न रूपों में परिभाषित किया गया, और मानव जीवन के सामने शुभ को एक नैतिक मूल्य के समक्ष में रखा गया। उसका मूल्यांकन और विश्लेषण करके मूर बताते हैं कि शुभ की परिभाषा नहीं की जा सकती, शुभ अपरिभाष्य है। तो ये स्पष्ट हम कह सकते हैं कि उस समय जब मूर ने इसकी व्याख्या की, शुभ अपरिभाष्य, शुभ की परिभाषा नहीं हो सकती, एक प्रकार से नीति शास्त्र के अंतर्गत क्रांति के रूप में ही इसे माना गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि नीति शास्त्र का अभ्युदय नीति शास्त्री क्रांति के रूप में हुई। तो मूर बताते हैं कि शुभ की परिभाषा नहीं हो सकती, शुभ अपरिभाष्य है। आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न भी इसी तरह से पूछा जाता है, शुभ अपरिभाष्य, मूर की इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो मूर बताते हैं कि शुभ की परिभाषा नहीं हो सकती। इसके लिए मूर बताते हैं कि परिभाषाओं की सामान्यतः 3 कोटियां होती हैं। एक तो शाब्दिक परिभाषा होती है, एक सूचनात्मक परिभाषा होती है, और एक विश्लेषणात्मक परिभाषा होती है। शाब्दिक परिभाषा में मूर बताते हैं कि उस प्रत्यय का, उस शब्द का उसके पर्यायवाची शब्दों से उसकी परिभाषा कर दी जाती है।
तो पर्यायवाची शब्दों की का व्यवहार करने के कारण उसे हम शाब्दिक परिभाषा कहते हैं, यानी उस शब्द का किसी दूसरे शब्द से उसकी परिभाषा कर देना। सूचनात्मक परिभाषा वो होती है जिससे कि आपको सूचना मिलती है। इसके बारे में मूर का कहना होता है कि बहुधा ये जो सूचना दी जाती है सूचनात्मक परिभाषा में, ये जिस भाषा में सूचना दी जाती है उस भाषा के लोग ही उस सूचनात्मक परिभाषा को समझ सकते हैं, अतः ये परिभाषा भी सार्वभौम नहीं हो सकती, इसे सार्वभौम नहीं माना जा सकता। तीसरी परिभाषा बताते हैं मूल विश्लेषणात्मक परिभाषा। इस परिभाषा को मूल यथेष्ट और उचित परिभाषा मानते हैं। शाब्दिक और सूचनात्मक परिभाषा को मूल उपयुक्त परिभाषा नहीं मानते। विश्लेषणात्मक परिभाषा में मूल बताते हैं कि इसमें हम प्रत्यय का, वस्तुओं का, तथ्यों का विश्लेषण करते हैं और विश्लेषण करने के उपरांत उसकी हम परिभाषा करते हैं। और जब विश्लेषण करके उसके विभिन्न अवयवों को हम अलग अलग रख करके उसका अध्ययन करते हैं, ये विश्लेषणात्मक परिभाषा उपयुक्त परिभाषा होती है, सार्थक परिभाषा होती है। और जिन तथ्यों का, वस्तुओं का, प्रत्ययों का विश्लेषणात्मक परिभाषा होती है वही उपयुक्त है, और जिसकी विश्लेषणात्मक परिभाषा नहीं होती वो उपयुक्त नहीं है। इस प्रकार मूल बताते हैं कि शुभ का विश्लेषण नहीं हो सकता। वो इतना सरल है, उसका विश्लेषण किया ही नहीं जा सकता, और जब उसका विश्लेषण नहीं किया जा सकता तो मूल कहते हैं कि उसकी परिभाषा यानी विश्लेषणात्मक परिभाषा नहीं हो सकती है, अतः शुभ की परिभाषा नहीं हो सकती, शुभ अपरिभाषित। शुभ को मूल जो है शुभ वस्तु से भी पृथक करके बताने का प्रयास करते हैं कि शुभ अपरिभाष्य है। शुभ वस्तु से पृथक करते हुए मूल ये बताते हैं कि परंपरागत तर्कशास्त्री यानी आदर्श मूलक तर्कशास्त्रियों ने ये सबसे बड़ी भूल की है कि वो शुभ वस्तु को ही शुभ मान लेते हैं, जबकि शुभ वस्तु अलग है, शुभ अलग है। शुभ वस्तु के बारे में मूल का स्पष्ट कहना है, शुभ वस्तु की परिभाषा हो सकती है, शुभ वस्तु को बताया जा सकता है, उसकी परिभाषा हो सकती है, विश्लेषण हो सकता है, लेकिन शुभ का नहीं। शुभ अलग है, शुभ की वस्तु अलग है। शुभ को अगर हम किसी वस्तु के द्वारा परिभाषित करने का प्रयास करते हैं ये उपयुक्त नहीं है, क्योंकि शुभ वस्तु अलग है, शुभ अलग है। और जब शुभ वस्तु को आप परिभाषित कर सकते हैं लेकिन शुभ की परिभाषा आप नहीं कर सकते, इस आधार पर भी मूल कहते हैं शुभ अपरिभाषित। जैसे मनुष्य को आप ले सकते हैं, मनुष्य की परिभाषा की जा सकती है, उसके गुणधर्मों की व्याख्या हम आप कर सकते हैं, उसकी परिभाषा कर सकते हैं। लेकिन कोई यदि आपसे पूछे कि काला क्या है, तो काला क्या है इसकी परिभाषा आप क्या बता सकते हैं? हमारे ख्याल से आप कह सकते हैं ब्लैक बोर्ड काला है, भैंस काली होती है, या अमुक वस्तु काली है। तो काला का परिभाषा आप किसी वस्तु को बता के कर रहे हैं। काला वस्तु जैसे ब्लैक बोर्ड काला है, भैंस काली है। तो मूल के विचार में कि ये जो प्रत्यय है जो सरल है या शुभ है, ये वस्तु शुभ वस्तु से अलग है, अतः इसकी परिभाषा नहीं हो सकती। तो मूल अपने विचारों में शुभ अपरिभाष्य है, इसको बताते हुए और आगे बढ़ते हैं। मूल बताते हैं कि शुभ की परिभाषा इसलिए भी नहीं हो सकती, शुभ निरप्राकृतिक है। निरप्राकृतिक को समझाते हुए मूल बताते हैं कि जो प्राकृतिक नहीं है उसे मूल निरप्राकृतिक कहते हैं। प्राकृतिक नहीं है मतलब कि जो शुभ को मूल मानते हैं कि ये जो प्रकृति दीख पड़ती है, प्राकृतिक जो हमारे गुण धर्म हैं, इससे शुभ क्या है? पृथक है, वो निरप्राकृतिक है, प्राकृतिक नहीं है। और जब प्राकृतिक नहीं है तो मूल कहते हैं कि उसकी परिभाषा भी नहीं हो सकती, क्योंकि जो निरप्राकृतिक है, प्राकृतिक है ही नहीं है, उसको उसकी हम व्याख्या नहीं कर सकते। बहुधा होता क्या है
कि हम प्राकृतिक गुणधर्मों को या प्राकृतिक तथ्यों की हम व्याख्या करते हैं प्राकृतिक गुणधर्मों के आधार पर, लेकिन जो प्राकृतिक है ही नहीं है, मूल कहते हैं उसकी व्याख्या, उसकी विवेचना हम नहीं कर सकते। फिर मूर्त को अविभाज्य भी बताते हैं, उसका विभाजन नहीं हो सकता है। जब उसका विभाजन नहीं हो सकता यानी उसको विभिन्न अवयवों में हम बांट नहीं सकते हैं। विश्लेषणात्मक परिभाषा में मूल ने बताया कि हम विश्लेषण करके उसके विभिन्न अवयवों में बांट करके उसकी परिभाषा करते हैं, तो ये अविभाज्य है, इसका विश्लेषण हम नहीं कर सकते हैं, सरल है, सहज है। अतः मूल के विचार में शुभ की परिभाषा नहीं हो सकती, शुभ अपरिभाष्य है। तो शुभ अपरिभाष्य है, इसकी व्याख्या के लिए मूल ने जो परिभाषा की 3 श्रेणियां बताई। शुभ को शुभ वस्तु से अलग करके बताया, शुभ को निर्प्राकृतिक बताया कि प्राकृतिक नहीं है, अविभाज्य है। इस प्रकार से मूल ने बताया कि सरल, सहज, निर्प्राकृतिक, अविभाज्य होने के कारण, अद्वितीय होने के कारण शुभ की परिभाषा नहीं की जा सकती। यहाँ पर एक छोटी सी बात ये भी ध्यान में रखना है कि यदि आप मूल के विचार में मूल कहते हैं कि यदि आप शुभ की परिभाषा करते हैं तो उसमें प्रकृतिवादी तर्क दोष आ जाता है। आप लोगों के एग्जामिनेशन में यह भी प्रश्न उत्थापित किया जाता है कि प्रकृतिवादी तर्क दोष क्या है, इसकी व्याख्या करें। तो यहाँ पर आप संक्षेप में यह भी समझ लें कि मूल ने बताया कि यदि आप, चूंकि शुभ क्या है, निर्प्राकृतिक है, वो प्राकृतिक है ही नहीं है। मूल ने कहा कि जो निर्प्राकृतिक है उसकी यदि आप व्याख्या प्राकृतिक गुणधर्मों के आधार पर करते हैं उसमें प्रकृतिवादी तर्क दोष आ जाता है। हम शुभ की परिभाषा नहीं कर सकते क्योंकि निर्प्राकृतिक है, यदि उसकी व्याख्या की गई तो उसमें प्रकृतिवादी तर्क दोष आ जाता है। मूल के विचार में ये प्रकृतिवादी तर्क दोष क्या है कि जो तथ्य, जो वस्तु, जो प्रत्यय निर्प्राकृतिक, प्राकृतिक है ही नहीं है, उसकी यदि व्याख्या आप प्राकृतिक गुणधर्मों के आधार पर करते हैं तो वहां पर प्रकृतिवादी तर्क दोष हो जाता है। इस प्रकार से अधिनीति शास्त्र के अंतर्गत मूल का यह विचार कि शुभ अपरिभाष्य है, इसकी परिभाषा नहीं की जा सकती, और परिभाषा यदि आप करते हैं इसमें प्रकृतिवादी तर्क दोष आ जाता है। इस प्रकार अधिनीति शास्त्र के अंतर्गत जो विचारक आते हैं वो उचित, कर्तव्य, शुभ आदि की व्याख्या प्राकृतिक गुणधर्मों, निर्प्राकृतिकता के आधार पर और उसकी सरलता, सहजता आदि के आधार पर करने का प्रयास करते हैं, और कोई उसे अपरिभाष्य बताता है, कोई उसे संवेग बताता है, आदि रूपों में आप लोगों के सामने आता है। इस प्रकार से जो अधिनीति शास्त्र है ये आदर्श मूलक नीति शास्त्र से इस माने में भिन्न है कि अधिनीति शास्त्र आदर्श मूलक नीति शास्त्र द्वारा स्थापित नैतिक मान्यताओं का, नैतिक मूल्यों का मूल्यांकन करता है, विश्लेषण करता है और आवश्यकता पड़ने पर उसकी आलोचना भी करता है। इसलिए अधिनीति शास्त्र को आप मूल्यांकन नीति शास्त्र, विश्लेषणात्मक नीति शास्त्र या अवतरणात्मक नीति शास्त्र भी कह सकते हैं। शुभ प्रत्यय के बारे में यह बिल्कुल एक बार फिर से स्पष्ट हुई। शुभ अपने विचारों में मूल अपने विचारों में शुभ को अपरिभाष्य बताते हैं, उसकी परिभाषा नहीं होती, परिभाषा की 3 कोटियां बताते हैं, और फिर उसे आप शुभ वस्तु से अलग करके उसकी निर्प्राकृतिकता और अविभाज्यता के आधार पर शुभ की अपरिभाषिता को सिद्ध करते हैं। धन्यवाद।